Hello everyone, student welcome in Shipronomics channel Mastering Economics with Shipronomics। तो स्टूडेंट राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के डाटास को मैं लेकर के आई हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम के लिए किस प्रकार से आपको आर्थिक सर्वेक्षण से आंकड़ों को छांट करके पढ़ना चाहिए। और राजस्थान का ये जो मैंने स्टार्ट किया है इसको मैं आप लोगों के लिए पूरा करा दूंगी, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसका तुलनात्मक अध्ययन आपको भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के साथ किस प्रकार करना चाहिए। कृषि के जो आंकड़े हैं जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको इसमें आपके लिए बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट मैं शिप्रा मैम और मैंने राजस्थान में भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है। और ये मेरा नंबर है 9320634901। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे ऐप पर ग्रेड 1 राजस्थान के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के लिए भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। और अगले 2 दिनों के लिए रमजान डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों से एग्जाम में जिस तरीके से सवाल आता है, पहला सवाल आपको आंकड़ों से रिलेटेड रहता है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान बताएं। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं सकल मूल्यवर्धन, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं। जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं सकल मूल्यवर्धन, जिसको हम कहते हैं जीवीए, और दूसरा होता है करों का हिस्सा। ठीक है, 2 भागों से मिलकर के बना होता है। जीवीए में हम देखते हैं कि कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का योगदान कितना है और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। इन 3 क्षेत्रों को देखा जाता है। तो आपको आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है और कृषि क्षेत्र से संबंधित राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या स्कीम्स लाई गई हैं। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो इस पाई चार्ट में कि कृषि क्षेत्र का योगदान 26.9 है, उद्योग का 27 और सेवा क्षेत्र का 45। एग्जाम में किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो 2 तरीके के सवाल आते हैं। सबसे पहला तो ये आ सकता है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर, देखो प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों अलग होते हैं। स्थिर मूल्य में हम मुद्रास्फीति को समायोजित करके चलते हैं और प्रचलित मूल्य में मुद्रास्फीति समायोजित नहीं होती। तो प्रचलित मूल्य हमेशा ज्यादा होते हैं स्थिर मूल्यों से। तो प्रचलित मूल्य पर अगर आपसे क्षेत्रवार योगदान पूछा जा सकता है कृषि का, तो 26%। याद रखना 1/4 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। उद्योग का 1/4 से 2% ज्यादा है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। तो अगर सवाल आता है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार राजस्थान में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र है ना। सेवा क्षेत्र का मतलब कि 50% से थोड़ा कम है, लेकिन आधा, इसको हम कहेंगे ना कि आधा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सेवा क्षेत्र में देखो राजस्थान में ट्रैवल टूरिज्म जो है काफी विकसित है, ठीक है। तो इससे भी सेवा क्षेत्र में अब राजस्थान जो है इतना हेरिटेज से भरा हुआ है, तो उसमें ज्यादातर टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, जिससे कि यातायात जो है वहाँ उसमें भी अर्निंग हो जाती है, प्लस लोगों के आने जाने से भी अर्निंग हो जाती है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान तो ज्यादा होना ही है। सबसे कम योगदान किसका है राजस्थान में, तो कृषि क्षेत्र का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा योगदान तो सेवा क्षेत्र का है, सबसे कम योगदान कृषि का है। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। तो बढ़ते से घटते क्रम में सबसे पहले आप लिख सकते हो बढ़ते से घटते क्रम में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, फिर उद्योग, और तीसरे नंबर पे आ जाता है कृषि। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, नॉट इन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे सारे ग्राम है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने जो अपने आंकड़े पब्लिश किए हैं उसमें यही बोला है कि
राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 26.92% का योगदान कृषि क्षेत्र जो है वो करता है। अब देखो ये भी पूछा जाता है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, कमी देखी गई है या स्थिरता रही है। तो ये भी एक लाइन में अच्छे से बताया गया है कि गत वर्ष के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखी गई है ना। ये एक एक जो छोटा छोटा वर्ड रहता है ना, इसको भी ध्यान रखना। निरंतर वृद्धि देखी गई है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011-12 में 1.19 लाख करोड़ था, 2024-25 में 4.24 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, GSVA। तो देखो इसमें एक बात आपको और ध्यान देनी है स्टूडेंट की, जो भी डाटा होता है उस डाटा में ज़्यादा आंकड़ों को रटने की कोशिश मत कीजिए। जितना आंकड़ा जरूरी है वो आपको देखना है। और एक चीज और, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब अनाज का अग्रिम अनुमान के अनुसार अनाज का उत्पादन राजस्थान में कितना रहा, तो अनाज के अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन 267.67 लाख 267.67 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है और पिछले वर्ष की तुलना में 10.67% अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है कि राजस्थान में जो खाद्यान्न का कुल उत्पादन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वो कितना है, तो 267.67 आंकड़ा बहुत ही बढ़िया पब्लिश किया गया है इस बार, 267.67 लाख मैट्रिक टन, तो याद रह जाएगा। और एक चीज देखो कि इसमें वृद्धि दर भी जो है 10.67, तो 67 का आंकड़ा बिल्कुल याद रखिएगा। कुल उत्पादन में वृद्धि को दिखाया गया है 273 से 2021-22 में कमी हुई थी। क्यों कमी हुई थी, हम सभी को पता है, कोविड का टाइम चल रहा था, हर क्षेत्र में कमी दिख रही थी। 2022-23 से देखो जैसे ही कोविड हटना शुरू हुआ, तेजी से ये आंकड़ा जो है वो बढ़ा, 252.8 पर पहुंचे। 23-24 में 241 रहा और 24-25 में 267.67 मैट्रिक टन, लाख मैट्रिक टन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए डाटा का मैंने बार डायग्राम डाल दिया है, इसको याद रखिएगा। और मेनली 2020-21 से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला है, वृद्धि दर कितनी रही है इसकी, 10.67%। अगेन 67, 6-7 का आंकड़ा, 6-7 का आंकड़ा बार बार है। अब देखो तिलहन के अंतर्गत, तिलहन मतलब तेल की फसलें, तिलहन के फसलों के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है, तो मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन, अरंडी। रबी फसलों में राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। तिलहन का उत्पादन कितना रहा है, तो तिलहन का उत्पादन 24-25 में 96.17 लाख मैट्रिक टन, पिछले वर्ष की तुलना में 4.9% की कमी दिखाता है। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है इसमें, आपके लिए टेक अवे पॉइंट क्या है। आप बोलोगे मैम टेक अवे पॉइंट क्या होता है, मुझे ऐसे मैसेजेस भी आजकल देते हैं, मैम आप जो बीच में बोलते हो ना टेक अवे पॉइंट, ये क्या होता है। तो देखो टेक अवे पॉइंट क्या होता है कि आपने पूरी वीडियो देख ली, लेकिन उस वीडियो में आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेक अवे पॉइंट बोलती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो टेक अवे पॉइंट है वो क्या है कि तिलहन के उत्पादन में कमी देखी गई है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो तिलहन का उत्पादन है वर्ष 2024-25 में वो 2023-24 की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, या फिर उसमें कमी दर्ज हुई है, वृद्धि दर्ज हुई है, क्या हुआ है। तो तिलहन फसलों में कमी दर्ज हुई है, और कितनी कमी दर्ज हुई है, 4.99%, मतलब लगभग 5% तिलहन की फसलों में कमी आई है। इसके बाद जो सेकेंड पर है गन्ने का उत्पादन, तो गन्ने का उत्पादन ये भी 4.4 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दिखाई गई है। देखो आंकड़ा कितना अच्छा है, 21.21%। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण में मुझे आंकड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि याद करने में आपको बड़ा ही इजी रहेगा। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तो आपको तो याद हो गया होगा, 10.67 है ना। 67 का आंकड़ा बिल्कुल याद रखिएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखो गन्ने के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 21.21 है ना, 21 का आंकड़ा आपको याद रखना है। और गन्ने में आपको क्या याद रखना है कि इसमें गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई है, मैं इसको लिख देती हूँ, गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई है। और कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, तो 21.21%। ठीक है, तिलहन फसलों मतलब तेल की जो फसलें हैं उसके उत्पादन में कमी दर्ज हुई है, लगभग 5%, 4.99 मतलब 5 तो हो ही गया।
गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई है 21.21%। ठीक है, कपास का भी उत्पादन जो है उसमें कमी दर्ज हुई है 29.61%। कपास के उत्पादन में कमी दर्ज हुई है, मतलब दो चीजें जो है, तिलहन की फसलें, कपास का उत्पादन, दोनों में कमी हुई है, लेकिन गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। तो कपास उत्पादन में कमी दर्ज हुई है। और कितनी कमी हुई है, तो भाई ये आंकड़ा थोड़ा सा याद कर लेना, 29.61%। देखो, आंकड़ों को याद करने का अपना अपना तरीका होता है। मैं पता है, मैं जैसे हम गिनती करते हैं ना, मैं उस तरीके से आंकड़ों को देखती हूँ। जैसे देखो 29.61 मतलब 3 के आंकड़े ज्यादा हैं, है ना, 6, 9, तो 29.61 कितनी कमी दर्ज हुई है, 29.61% की कमी दर्ज हुई है। तो आपको इस पेज में लग रहा होगा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक अवे पॉइंट इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या गलत है। तिलहन फसलों में 4.9% की कमी देखी गई है, या तिलहन फसलों में वृद्धि देखी गई है, कपास के उत्पादन में कमी दर्ज हुई है या वृद्धि दर्ज हुई है। तो इस तरीके से जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 4-5 जो दिया जाता है इस तरह से ऑप्शन, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। तिलहन में कमी हुई थी, कपास में कमी हुई थी और गन्ने में वृद्धि हुई थी। तो इस बार के एग्जाम में आप याद जरूर करोगे कि मैम ने हमें रटवा दिया था, है ना। चलिए, ओके। और कृषि उत्पादन सूचकांक की हम बात करें, कृषि उत्पादन सूचकांक 2023-24 का यहाँ पर 215.15 है ना। मैंने बोला ना, बिल्कुल एकदम जो आंकड़ा है बिल्कुल रटने वाला आंकड़ा है। ठीक है, राजस्थान में राई, सरसों, बाजरा, कुल, तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ज्वार, चना, कुल, दलहन, सोयाबीन के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पहला स्थान किसमें रखता है, राई, सरसों, मतलब तिलहन की फसलें हैं, राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन में ग्वार भी बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है वहां पे। तो यहाँ पर तिलहन में भारत में इसका क्या है, पहला स्थान है। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, ज्वार, चना, कुल, सोयाबीन के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। उत्पादन में ये थर्ड पे रहता है। तो ये 3 आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कृषि से संबंधित जो यहाँ पर योजनाओं की बात की गई है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। बीज स्वावलंबन योजना किस लिए आई है, बीज से संबंधित है। ठीक है, इसमें हाई मतलब उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है ना। किसान द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु, मतलब खुद के खेत पर लगाने के लिए, उनको अच्छी क्वालिटी का बीज का उत्पादन के लिए ये योजना लाई गई थी। 2024-25 के दौरान खरीफ फसल के लिए बीज का आवंटन भी किया गया था। तो इसमें टेक अवे पॉइंट क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसमें टेक अवे पॉइंट यही हो सकता है कि 2024-25 के दौरान विभिन्न फसलों के लिए जो बीज आवंटित किए गए थे, इसमें कितने लाख के बीज मिनी किट महिला किसानों को निशुल्क वितरित किए गए। ये एक डाटा आप जरूर याद कर लीजिएगा। 2024-25 के खरीफ और रबी सीजन के दौरान हाल ही में जारी नई किस्म के 31.59 मतलब लगभग 32 लाख बीज मिनी किट महिला किसानों को निशुल्क वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जो है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन टेक्निक क्या होती है, जो ऊपर ड्रोन उड़ता है ना, ऊपर से मैपिंग करता है ना जमीन का ड्रोन, आप सभी जानते होंगे, जो ड्रोन ऊपर से मैपिंग करता है खेत का। तो ड्रोन टेक्निक के तहत इसको नाम दिया गया है नमो ड्रोन दीदी योजना। इसके तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़कने के लिए 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। क्षमता निर्माण और समर्थन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्यों दिया जाएगा 1000 महिला स्वयं समूह को, इसलिए ताकि वो उस पैसे से ड्रोन को खरीद सके और उससे अपना जो नैनो यूरिया और कीटनाशक है उसका छिड़काव कर सके। इसके लिए 18.02 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है,
जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है उसको मिस नहीं करना, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से संबंधित क्या बातें सत्य हैं, क्या असत्य है, इस तरह से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। ओके, कितना दीर्घ 24-25 के दौरान प्राथमिक भूमि किसान बैंक द्वारा दिसंबर 2024 तक 24.21 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण वितरण किया जा चुका है। ये बहुत पूछा जाता है, कितना ऋण का वितरण हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस प्रकार की योजना होती है कि अगर फसल को कोई क्षति पहुंचती है तो आपको उसकी भरपाई होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 2024-25 में 2777 करोड़ का क्लेम वितरित किया गया है, ये आप याद रखना। आंकड़ा भी बहुत इजी है, 2777 है ना, 2777 करोड़ के क्लेम वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो ये था कृषि से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा, और इन आंकड़ों का टेक अवे पॉइंट मतलब आपके एग्जाम में किस तरह से सवाल आ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एंड स्टूडेंट, अभी आज और कल रमजान डिस्काउंट लगा हुआ है, आप लोग अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का लाइव कोर्स जो है वो मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर चल रहा है, ये है मेरा आइकन। और इसके अलावा ग्रेड 1 राजस्थान के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो must download Shipronomics app and purchase your courses from there. Thank you so much. Bye bye.